तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 18 से, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जस्ट हमारी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे या फिर 11th नंबर वाली प्रॉपर्टी है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सिग्नल की वैल्यू t इजकल टू 0 पॉजिटिव के ऊपर, तो वो क्या होगा s इंटू एक्सेस, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप, मैं उल्टा चल रहा हूँ ठीक है, उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप s मल्टीप्लाई करेंगे और उस वैल्यू को, उस फंक्शन को आप लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी पे सॉल्व कर लेंगे। कंडीशन क्या है, एक्स टी इक्वल टू जीरो, टी लेस देन जीरो के लिए आपका एक्स टी जीरो होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम जीरो पॉजिटिव पे निकाल रहे हैं, उसके पहले वो जीरो होना चाहिए, कंडीशन है इसकी। ओके, तो एग्जाम्पल है एक्स टी, एक्सेस गिवन है 1/s+1, यह हमें एक्सेस गिवन है, इस एक्स टी की हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है टी इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पे। तो क्या करेंगे, सीधे जाएंगे, इसको लिखेंगे, इसमें s का मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बट ये तो सीधे सीधे से हो गया कि इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी क्या चीज़ें बची हैं, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बची है ROC चेक करना। तो ROC क्या है, लेस देन -1, ROC क्या है, लेफ्ट साइडेड, XT विल ऑल्सो भी लेफ्ट साइडेड, अगर ROC लेफ्ट साइडेड है तो XT लेफ्ट साइडेड होगा, इसका मतलब कि XT जीरो के इधर एग्जिस्ट करेगा, और अगर इधर एग्जिस्ट कर रहा है तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, IVT इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे क्या मतलब सबक मिला कि चेक ROC फर्स्ट, सबसे पहले ROC को चेक करेंगे। ओके, ROC को चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ROC को चेक करेंगे, एक्स टी रेस टू माइनस टी यू ऑफ माइनस टी, ये क्या है u ऑफ, इसको मैं यहाँ से हटा के ऐसे लिखता हूँ u ऑफ माइनस टी। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा ये यहाँ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है यहाँ पे, जो हमसे पूछा गया था जीरो पॉजिटिव पे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्स टी इजकल टू, मतलब इसका लाप्लास एक्सेस 1/s इंटू s+1। ओके, यहाँ पे ROC नहीं दी है हमें, लाइक दिस इफ ROC नॉट गिवन देन सपोज एक्स टी इज जीरो फॉर टी लेस देन जीरो एंड सॉल्व। अगर ROC नहीं दी है तो आपको खुद मान लेना है जो आपका आइडियल केस है, जिसपे आपकी IVT एप्लीकेबल हो सकती है उस केस में, कि टी लेस देन जीरो के लिए आपका एक्स टी की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर देंगे, इस s से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s से मल्टीप्लाई करके ये s चला जाएगा, तो केवल इसमें आप s को इन्फिनिटी रख देंगे, तो यह आपका क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल, 1/इन्फिनिटी जीरो, तो इसका आंसर भी जीरो। सेकेंड मेथड क्या कहता है कि एक्सेस आपका ये गिवन है, आप इसका क्या निकालो, पार्शियल फ्रैक्शन करो, अलग अलग आपका इसका, आप इसका इन्वर्स लाप्लास निकालो, इन्वर्स निकाल के तब आप टी को जीरो पॉजिटिव रखो और सॉल्व करो, आपको आंसर वही आएगा। तो एक ये तरीका है, एक क्या तरीका है कि आप सीधे IVT लगा लो, इन्वर्स सॉरी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो जो कुछ इस तरीके के फंक्शन है जिसमें क्या है, यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना था, IVT लगा के s से मल्टीप्लाई किया, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की नौबत आई ही नहीं, इसलिए ये क्या है, ईजी कर देता है चीज़ों को। फिर है फाइनल वैल्यू थ्योरम, अपने नाम की तरह ही, फाइनल वैल्यू मतलब टी इजकल टू इन्फिनिटी पे, वहाँ पे टी इजकल टू जीरो पे देख रहे थे हम, जीरो पॉजिटिव पे, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम मतलब टी इजकल टू इन्फिनिटी पे देखेंगे। सेम वही चीज़ s इंटू एक्सेस, बट यहाँ पे लिमिट हम s टेंस टू जीरो रखेंगे, तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ओके, तो याद हो गई होंगी दोनों थ्योरम, फाइनल वैल्यू टी इजकल टू जीरो पॉजिटिव पे, ये इन्फिनिटी पे। कंडीशंस क्या कहती हैं, इसके लिए हमें ROC पता होनी चाहिए, तो एक्स टी इजकल टू जीरो होना चाहिए टी लेस देन जीरो के लिए, तो पहली कंडीशन तो सब वही है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो ये टर्म है, शुड हैव ओनली LHS पोल्स इन S प्लेन, तो S प्लेन में केवल लेफ्ट हैंड साइड पोल ही होने चाहिए, तो ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तब आप फाइनल वैल्यू थ्योरम को लगा सकते हैं, या तब वो एप्लीकेबल है। तो हमने एक सिग्नल लिया एक्स टी, जिसका लाप्लास है एक्सेस 1/s²+1, हमसे एक्स टी पूछा है, मतलब उसकी फाइनल वैल्यू पूछी है, फाइनल वैल्यू पूछी है मतलब इन्फिनिटी पे पूछा है। तो इफ़ ROC नॉट मेंशन, सेम वही चीज़ कि हम मानेंगे अपना पहली कंडीशन तो फुलफिल है कि एक्स टी जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। अब s इंटू एक्सेस निकालेंगे, s/s²+1, इसकी पोल की लोकेशन निकालेंगे जो हमें चेक करनी है, जो कि क्या नहीं होने चाहिए, शुड हैव LHS पोल्स इन S प्लेस, राइट हैंड पोल नहीं होने चाहिए। तो s इक्वल टू +-j आया, इसका मतलब कि कोई भी LHS में पोल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा FPT एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, s इक्वल टू +-j इमेजनरी पोल्स। तो x t इक्वल टू साइन ut, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ओके, x t इक्वल टू साइन ut, साइन t इंटू ut, ये हमारा आया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2
xt इजकल टू साइन टी इंटू यू टी, तो एक्स टी इन्फिनिटी पे लगाएंगे तो साइन इन्फिनिटी इंटू यू इन्फिनिटी। अच्छा साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो हमें पता है कि हम उस साइन के अंदर कुछ भी एंगल लगाएं उसकी वैल्यू की रेंज -1 से 1 के बीच में है, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी क्या है, यू इन्फिनिटी हमको पता है वो 1 है, मतलब यू इन्फिनिटी क्या है, ये यहाँ पे इन्फिनिटी पे यू की वैल्यू तो फिक्स है, वो तो हमेशा 1 रहेगी, या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी, तो यू में आप इन्फिनिटी रखो कुछ भी रखो उससे मतलब नहीं है। तो यू इन्फिनिटी हमें पता है, यू इन्फिनिटी हमने रखा, तो एक्स इन्फिनिटी क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया इसकी वजह से। क्यों, क्योंकि टी को हमें इन्फिनिटी रखना था, तो ये हमने इन्फिनिटी रखा साइन टी यू टी में, तो साइन इन्फिनिटी यू इन्फिनिटी आंसर आ गया अनडिफाइंड। अब एक्स टी निकालते हैं, हमें एक्सेस गिवन है 1/s इंटू एस माइनस 1। तो अब इसको देख के पता चल गया ये s को कैंसिल करने के लिए आप कोई भी थ्योरम लगा दो, थ्योरम लगा दो, हमसे पूछा क्या है, एक्स इन्फिनिटी पूछा है, तो हमसे फाइनल वैल्यू थ्योरम पूछी है, हमसे फाइनल वैल्यू थ्योरम पूछी है। ओके, दूसरा तरीका तो वही अपना पार्शियल फ्रैक्शन लेना, तो क्योंकि ये जो पोल हैं ये पोल कहाँ कहाँ है, एस इजकल टू 1 पे और एस इजकल टू 0 पे, तो ये आर एच एस में पोल नहीं है, ये कौन सा पोल है, ये एल एच एस में पोल नहीं है जो डिजायर्ड होते थे, हमें क्या चाहिए एल एच एस में, और ये है आर एच एस में, तो वो हमारा एफ पी टी तो एप्लीकेबल है नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारा जो रेगुलर तरीका होता था, बेसिक तरीका होता था, क्या होता था, आप पार्शियल फ्रैक्शन के अलग अलग करो और इन्वर्स ले लो, फिर आप चेक करोगे तो ये आंसर क्या देगा, इन्फिनाइट ही देगा, जो कि है अनडिफाइंड। और एक्सेस 1/s इंटू एस प्लस 1 है, और एक्स इन्फिनिटी वही फाइनल वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसको करते हैं फर्स्ट इज सेटिस्फाइड अज्यूम बिकॉज आर ओ सी नॉट गिवन, ठीक है, पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई मान लो कि t लेस देन 0 के लिए एक्स टी हमारा क्या है, 0 है, मान लो, क्योंकि कोई आर ओ सी गिवन नहीं है। और दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, पोल पोल क्या है, एस इजकल टू -1 मतलब एल एच एस पोल, ये भी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे एफ पी टी एप्लीकेबल है, आप सीधे लगाओ s इंटू एक्सेस, तो s तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/s प्लस 1 और s टेंस टू 0, सीधे आंसर आ गया 1। ई रेस टू -2 मॉड टी, अब मॉड टी कैसा फंक्शन होता है, मॉड टी बोथ साइड फंक्शन होता है, सबको पता है, ओके, मॉड टी जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फंक्शन हमारा, इसलिए ऐसा होता है मॉड टी का ग्राफ तो बोथ साइडेड हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो t लेस देन 0 के लिए हमारा ये होगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए ये होगा, तो लेस देन 0 के केस में तो मतलब यहाँ एफ वी टी लग ही नहीं सकता। अच्छा, ये क्वेश्चन उसका है भी नहीं, हमें केवल एक्सेस पूछा है, एक्सेस गिवन नहीं है, हमसे पूछा है, हमें एक्स टी गिवन है और आर ओ सी, तो ये हमारी दो कंडीशन आई, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अच्छा, इस कंडीशन को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, u ऑफ माइनस टी, ओके, इस कंडीशन को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, u ऑफ टी, तो इन्हीं से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हमारी ये सिग्नल थे उनको रेस्पेक्टिव इनके इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया, इसकी आर ओ सी सिग्मा ग्रेटर देन 2 है, इसकी लेस देन -2 है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिप बना रहा है, इन दो पॉइंट के बीच में ही इसकी आर ओ सी लाई कर रही है, स्ट्रिप टाइप आर ओ सी है, तो ये तो हमने आर ओ सी निकाल ली, और इन्हीं दोनों का आप क्या निकाल लेंगे, हम लाप्लास निकाल लेंगे, तो -1/-s+2 1/s+2। और बात करते हैं cos ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी, हमें लाप्लास निकालना है, आर ओ सी अभी तक ऐसा कुछ नहीं पड़ा जिससे हम cos ओमेगा का निकालें, तो cos ओमेगा नॉट टी को हम सेपरेट करेंगे, उसके जो फॉर्म हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था, ई रेज टू जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेज टू माइनस जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 इंटू यू टी, तो ये हमारा है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं 1/t और इसको अलग, तो ये ई रेज टू जे ओमेगा है, इसकी आर ओ सी क्या है, सिग्मा ग्रेटर देन 0, और ये क्यों, क्योंकि ये राइट साइडेड है, यूटी है, ये यूटी है, यूटी की वजह से इसकी भी सिग्मा ग्रेटर देन 0, कॉमन आर ओ सी आ रही है सिग्मा ग्रेटर देन 0, इसका हम लाप्लास लिख लेंगे, तो एक्सेस 1/s माइनस जे ओमेगा नॉट प्लस 1/s प्लस जे ओमेगा नॉट, ये आ जाएगा, तो s/s² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये हमने सॉल्व किया फॉर्मूले, ये किसके फॉर्मूले आए, कॉस ओमेगा नॉट टी के और साइन ओमेगा नॉट टी के। डिफरेंस क्या है, कॉस की बात करें तो ऊपर s है, साइन की बात करें तो ऊपर ओमेगा नॉट है, नीचे s² प्लस ओमेगा नॉट तो स्क्वायर है ही, और आर ओ सी हमारा ग्रेटर देन 0 क्योंकि यूटी से मल्टीप्लाइड है, यूटी से मल्टीप्लाइड है, ओके। अब बात करते हैं कि डीसी सिग्नल की लाप्लास क्या होता है, ओके, या आरओसी क्या होती है, ये ए नॉट है, इसका लाप्लास आरओसी क्या है,
इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिक सी चीज़ करेंगे कि इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। एवरी फंक्शन इंटू वन इट इज इटसेल्फ अ फंक्शन, 1 मल्टीप्लाई किया। बट अब हमको ये याद होना चाहिए कि यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्यों? यू टी हम देख चुके हैं पहले, ये यू टी है, ये माइनस यू टी है, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों ऐसे ऐसे 1 बन जाएंगे, चाहे उसको इससे मिला दो चाहे इसको उससे मिला दो। ओके, तो ये 1 बन गया, तो 1 को हम लिख सकते हैं यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी, इसको लिखेंगे। इसकी आर ओ सी सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है, इसकी लेस देन जीरो है, दोनों की कोई कॉमन आर ओ सी है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब भी कोई कॉमन आर ओ सी नहीं है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसीलिए डीसी सिग्नल का या कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो कांस्टेंट ए नॉट से मल्टीप्लाई किया पर आर ओ सी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि इसकी खुद की कोई वो नहीं है आर ओ सी, और इसका लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करता, तो कांस्टेंट ए नॉट से चेंज करेंगे, लाप्लास में चेंज नहीं आएगा। कॉस ओमेगा नॉट टी की बात करें अगर, केवल इसमें भी वही कर सकते हैं हम, जब तक हमें यू टी नहीं इसके साथ में गिवन है। अब यू टी कैसा भी हो, यू ऑफ टी हो या यू ऑफ माइनस टी हो, यू ऑफ टी प्लस वन हो, टी प्लस टू हो, यू ऑफ टी माइनस कुछ भी, तो लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं तो यू ऑफ टी यू ऑफ माइनस टी लिख सकते हैं। दोनों की आर ओ सी आएगी अलग अलग, दोनों की आर ओ सी अलग है, कोई कॉमन आर ओ सी नहीं है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली हम सॉरी अभी बचा, अब हम बात कर रहे हैं सिग्नम टी की। सिग्नम टी का आपको लाप्लास और आरओसी करना है, तो सिग्नम टी किसके इक्वल होता है, यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी के इक्वल होता है। ओके, यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये दोनों अलग है, यू ऑफ टी अलग है, यू ऑफ माइनस टी अलग है, कोई भी कॉमन आरओसी नहीं है, तो लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स फॉर एग्जाम्पल कॉस ओमेगा टी ओके डज नॉट हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ नो कॉमन आरओसी। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कॉस ओमेगा टी की। यहाँ पे बात किसकी नहीं हो रही है, कॉस ओमेगा टी इंटू यू टी, उसकी बात नहीं हो रही है, केवल कॉस ओमेगा टी की बात हो रही है, ये याद रखेंगे। तो इसकी आरओसी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लाप्लास नहीं निकाल सकते। तो फॉर बोथ साइडेड पावर सिग्नल लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट, तो बोथ साइडेड पावर सिग्नल के लिए भी आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। फिर बात करते हैं ई रेज टू टू टी की। अब इसका निकाल सकते हैं क्या, ई रेज टू टू टी का, ई रेज टू टू टी तो हम क्या कहेंगे कि अरे ऐसे कुछ एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन इसको भी तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से लिखा, दोनों की आर ओ सी अलग आई, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो जब तक इस तरीके से आएगा, जब तक उसकी आर ओ सी डिफाइन नहीं होगी, तब तक हम नहीं निकाल सकते। ई रेज टू आर टी की बात कर रहे हैं, रैम फंक्शन, इसमें हमने इंटू 1 मल्टीप्लाई किया, या इसको हमने लिखा इस तरीके से, ई रेज टू आर टी को ई रेज टू टी इंटू यू टी। आर टी क्या होता है, आर टी इज टी यू टी, 1 मल्टीप्लाई किया इसी में तो यू टी यू ऑफ माइनस टी, तो दोनों की आर ओ सी अलग अलग आई। ओके, ये लेस देन जीरो है, ये ग्रेटर देन 1 है, फिर से वही चीज़, हमारी कोई भी आर ओ सी मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी फॉर इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स। तो ये टेबल अभी पूरी नहीं है, इसको पूरी कर लेंगे। मेन जो है आर डेल टी का हमारा 1 होता है इंटायर एस प्लेन, क्योंकि कांस्टेंट है, हमने पढ़ा हुआ है। ओके, टी इंटू ई रेज टू माइनस ए टी यू टी की अगर बात करें तो 1/s प्लस ए का स्क्वायर, और सिग्मा हमारा ए से ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन वाली आर ओ सी है, मतलब यू टी टाइप की, ये लेस देन वाली है यू ऑफ माइनस टी टाइप की, ये कहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है। ओके, प्रूव हो रहा है। तो ये टी इंटू ई रेज टू माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, ये सेम फंक्शन है बट आर ओ सी अलग है उनकी। कॉस वाला है तो ऊपर एस आएगा, साइन वाला है तो ऊपर ओमेगा आएगा, नीचे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इन सबकी आर ओ सी पॉजिटिव है। ओके, टी एन इंटू यू टी, टी एन इंटू यू टी लगभग बोल सकते हैं आर टी, तो वेयर एन इज एन इंटीजर, तो इसका क्या होता है एन फैक्टोरियल एस की पावर एन प्लस 1, ये इसकी आर ओ सी होती है। ये टेबल तो मिली जाएगी, तो ये याद करनी है। और देखते हैं क्या केसेस बन सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं, जो कि क्या कह रहा है, आर टी फंक्शन दिया है, आर टी इक्वल टू यू टी होता है, तो उसका लाप्लास आर ऑफ एस 1/s स्क्वायर के इक्वल है। ओके,
तो आर टी का लाप्लास 1/s² के इक्वल है, सिग्मा ग्रेटर देन 0। एफ टी आर ऑफ टी माइनस वन अगर हमने किया, टाइम शिफ्टिंग करी, तो टी माइनस वन यू ऑफ टी माइनस वन के इक्वल है। ओके, तो आर टी यू टी के इक्वल है, तो आर ऑफ टी माइनस वन टी ऑफ माइनस वन यू ऑफ टी माइनस वन के इक्वल है। ये किया है तो हमारे जो लाप्लास में होगा ई रेज टू माइनस एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो सिंपल ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। अब हमने क्या किया, टी इंटू यू ऑफ टी माइनस वन किया। ओके, टी इंटू यू ऑफ टी माइनस वन किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, मतलब एक तो लॉन्ग अप्रोच से जाओ, या फिर इसको आप टी को टी माइनस वन बना लो। तो हमने टी को टी माइनस वन बनाया, प्लस वन यू ऑफ टी माइनस वन, टी माइनस वन यू ऑफ टी माइनस वन। ओके, प्लस ये जो वन है ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये अलग आ गया। तो एक तो ये केस आ गया जो कि आपका किसके जैसा है, ये हम कह सकते हैं कि t इंटू यू टी के जैसा है, तो ये आपका आर टी है। तो आर टी में आपने शिफ्टिंग कर दी है, तो आप सिंपल से ये वाला केस यूज कर लोगे जो ऊपर था। ओके, सिंपल से। अब u ऑफ टी माइनस वन का आप इसका भी यूज कर सकते हो, केवल आपने u ऑफ टी में शिफ्टिंग करी है टाइम की। तो इसको हमने दो तरीके से अलग अलग दो टर्म बना लिए और इनको बकायदा हमने सॉल्व कर लिया। ये अब u ऑफ टी, तो इसका आपने ये कर लिया, इसका आपने ये कर लिया। ओके, तो ये हमारा सॉल्व होके आ गया, सिग्मा ग्रेटर देन 0 सबकी आर ओ सी। एक फंक्शन है जी टी, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस वन जी एस, आपको निकालना है इसका लाप्लास। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को आप t माइनस वन के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ t माइनस वन है तो आप टाइम शिफ्टिंग लगा देंगे। तो टी स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस वन प्लस 5t यू ऑफ टी माइनस वन, ये अभी फिलहाल तो आपका ऐसे है। ओके, तो इसमें आप इसको भी t माइनस वन बनाओ, इसको भी बनाओ, इसको भी इसको ज़रूरत नहीं है, इसका तो आप लिख सकते हो। अच्छा, इसका भी आपने ऊपर अभी लिखा ही था, इस चीज़ का केवल इतने का, तो आप उसका भी लिख सकते हो, इसका नहीं लिख सकते। ओके, इसका नहीं लिख सकते। तो अब दो के आ गए और एक का नहीं आया, तो उससे क्या समझ में आया कि इस तरीके से तो नहीं होगा, तो हम जो ओवरऑल ये था हमारा ये, तो इसको ही चेंज करेंगे। तो t माइनस वन का स्क्वायर, अच्छा इसका t माइनस वन का स्क्वायर डाला, तो यहाँ पे क्या क्या टर्म अलग से आएंगे वो देखेंगे। तो टी स्क्वायर प्लस 4t, ओके 4t माइनस 4 हमने अगर कर लिया, तो इसमें हमारा एक t बचा। ओके, और माइनस 4 किया तो प्लस 4 भी करेंगे, तो टी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, यहाँ हमने माइनस 4t किया तो उतना ही हमारा ऐड होगा, तो ये हमारा t माइनस वन स्क्वायर और 70 और माइनस 3। ओके, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अब इसको भी चेंज करेंगे, तो 70 माइनस वन किया मतलब माइनस 7 किया तो प्लस 7 कर देंगे, तो प्लस 7 कर देंगे तो माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4 बन जाएगा। तो अब ये हमारा उस तरीके से आ गया कि इसमें कोई भी कोई भी टी प्रेजेंट नहीं है इस जगह। तो टी माइनस वन स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ओके, तो ये टी स्क्वायर यू टी के फॉर्म में है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। शिफ्टिंग कितनी है टाइम में, इतनी, तो ई रेज टू माइनस एस, ई रेज टू माइनस एस का टर्म तो हर बार आएगा, लेकिन ये टी स्क्वायर है तो ये एस क्यूब के टर्म में आ जाएगा, ये एस स्क्वायर के टर्म में, ये एस के टर्म में। तो ये चीज़ करिए, तो ये जो हमारा हुआ करता था इसको चेंज करके हमने हर चीज़ को बनाया कि टी माइनस वन वाले टर्म में चेंज किया, ये टी माइनस वन वाले टर्म में, ये अलग बचा। अब अगर हमें और बड़ा टर्म आ जाता तो हम कैसे सॉल्व करते, लाइक ये यू ऑफ टी माइनस वन है। ओके, यहाँ तो पहले से यू ऑफ टी माइनस वन है तो ठीक है, हमसे जी एस पूछा आर ओ सी तो पहले से कह देंगे सिग्मा ग्रेटर देन 0। अब ये टी क्यूब टी स्क्वायर माइनस 2t, तो अब हर चीज़ को आप टी प्लस वन कैसे बनाएंगे, इसको टी माइनस वन कैसे बनाएंगे हर को, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, अपोजिट काम करेंगे, हम सबको टी प्लस वन बनाएंगे। ओके, देखते हैं उससे क्या होता है। तो हमने क्या किया, इसमें t प्लस वन रखा, हर जगह t प्लस वन रखा। अब t प्लस वन रखने से फ़ायदा क्या है कि हमारा u ऑफ t माइनस वन, इसमें जब t प्लस वन माइनस वन हो गया तो u ऑफ t बचा, तो केवल u ऑफ t ये बचा। तो अब हमको सब कुछ इन टर्म्स ऑफ t बनाना है, ना कि t प्लस वन और t माइनस वन, तो हर चीज़ हमको इन टर्म्स ऑफ t बनाना है। तो अब इसको एक्सपेंड कर देंगे t प्लस वन रख के। अब तो क्या है कि एक्सपेंड करना, तो एक्सपेंड करना और इससे मतलब इससे t माइनस यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है,
इससे यहाँ तक पहुँचना आसान है, ये मतलब कहने की बात है। ओके, तो एक्सपेंड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो सिंगल आ गया। अब इसमें कोई भी हमने क्या किया, टाइम शिफ्टिंग हमारी नहीं लग रही है, कोई भी टाइम शिफ्टिंग नहीं लग रही है, तो अब आसानी से हम इसका लाप्लास निकाल लेंगे। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ टाइम शिफ्टिंग लगाई है y ऑफ टी प्लस वन, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग मतलब इस साइड में जो शिफ्टिंग होगी ई रेज टू एस वो कर देंगे। तो ये ई रेज टू एस इधर जाके ई रेज टू माइनस एस आ गया। तो ये लगभग आया आंसर उसी तरीके का, पिछली बार भी माइनस एस था, पर तरीका करने का बदल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस u ऑफ टी माइनस वन को यू टी बनाएंगे और इसको सबको ऐसे ही एक्सपेंड कर देंगे, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन जब इसको u ऑफ टी माइनस वन को यू टी बनाएंगे तो t प्लस वन से सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। तो इस वाले में इनके अंदर हर चीज़ को t प्लस वन से सब्सिट्यूट करेंगे इसके अंदर। ओके, और देखते हैं, हम लेते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल लेक, ठीक है, इम्पल्स ट्रेन n इजकल टू 0 से इन्फिनिटी तक समेशन x ऑफ t माइनस एन टी। तो इसका हमें लाप्लास निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, वाई एस निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। तो वाई टी क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, जब एक्सपेंड करेंगे तो x ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस कैपिटल टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस टू कैपिटल टी, इसका जब लाप्लास लेंगे तो एक्स वाई एस आ गया, ये एक्सेस प्लस एक्सेस इंटू, अब ये क्या किया, टाइम शिफ्टिंग, तो हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, ये टाइम शिफ्टिंग तो हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्योंकि ये माइनस टी है तो ये माइनस एस हो गया, ये माइनस टू टी है, ये माइनस टू एस टी हो गया, तो ये मैच हो गया। तो एक्स एस को कॉमन लेंगे, ये यहाँ पे क्या देखेंगे, ये किसका बन रहा है, इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला बन रहा है। ओके, तो पहला टर्म एक्सेस है, तो क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ये क्या है इसका रेशियो, तो रेशियो क्या है, हर बार ये ई रेज टू माइनस एस टी का टर्म पिछले वाले से ज़्यादा इसमें आ जा रहा है, तो वन माइनस ई रेज टू माइनस एस टी, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है ये। ओके, यही चीज़ हमने लिखी, तो इन्फिनाइट जीपी से डायरेक्ट हमने ये आंसर डायरेक्ट लिख दिया वाई एस। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, तो अब बात कर रहे हैं हम पीरियोडिक सिग्नल की। तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है जो कि ये रेक्टेंगुलर ऐसे वेव्स से पल्सेस से मिलके बना है। तो वाई टी इजकल टू एक्स टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस टेन, मतलब इसी सिग्नल को हमने शिफ्ट करके इसके शिफ्टेड वर्जन को ऐड कर दिया, हम ये कह सकते हैं। तो किसके इक्वल है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस कैपिटल टी। ओके, कैपिटल टी यहाँ पे 10 है, ये किसके इक्वल है, जो हमने अभी जस्ट ऊपर सॉल्व किया था जिसका लाप्लास होता है इसके इक्वल। तो इसके इक्वल होता है, मतलब एक्सेस क्या है, किसी भी एक एक्स टी का लाप्लास। तो अगर हम इसको लिखेंगे पहले वाले को, तो ए नॉट यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस वन, इसका जब लिखेंगे तो ये आएगा ये, और इसी चीज़ को हम डिवाइड कर देंगे वन अपॉन वन माइनस ई रेज टू एस टी से। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, सॉरी ई रेज टू माइनस एस टी से, और टी क्या है 10, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा कुछ ऐसा। अब इसी चीज़ को और आगे अप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रायंगुलर वेव्स ली हैं जो कि यहाँ से शुरू होके, और ये कहाँ पे, ये 21 है, तो ये इसकी जो विड्थ है वो 20 है, तो 20 ली है, तो t की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो t की वैल्यू 20 है, और ये जो ट्रायंगुलर विड्थ है ये कुछ इस तरीके से, हमें क्या करना है, सिंगल सिग्नल को हमें उठाना है xt को, और इसका एक्सेस लिखना है पहले। तो r ये किसके इक्वल है, आर ऑफ टी माइनस वन माइनस टू आर टी माइनस टू प्लस आर ऑफ टी माइनस थ्री, ये सब फर्स्ट चैप्टर में लिखना सीखा था। तो इसके तीन अलग अलग टर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम यहाँ रखेंगे, और ये 20 हमने यहाँ पे रखा नीचे वाले में। ओके, तो सेम फार्मूला रिपीट कर रहा है, आपको क्या करना है, जो भी रिपीटेड पीरियोडिक सिग्नल है, ओके, उसका एक पार्ट आपको उठाना है, उसका एक पार्ट का ट्रांसफॉर्म निकालना है लाप्लास, अपॉन में रखना है, और वन माइनस ये कहाँ गया, ये वन माइनस ई रेज टू इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जिसके अंदर आपको टी निकालना है। तो ये दो चीज़ें निकालनी है, एक्सेस निकालना है और ये टी की वैल्यू ग्राफ से देख के निकालनी है। ओके, तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा पोल जीरो प्लॉट के ऊपर, पोल जीरो प्लॉट के ऊपर बात करते हैं। एक्स टी गिवन है जिसका लाप्लास है एक्सेस, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आर ओ सीज कितनी होंगी। अगर मान लो कि इस तरीके का आपको पोल जीरो प्लॉट मिला है, जहाँ पे ये आपके पोल हैं और बाकी आपके ये जीरो है और एक ये जीरो है, तो इस पोल जीरो प्लॉट में कितनी आर ओ सीज होंगी।
ओके, तो इसको बिना देखे डायग्राम को मतलब आप खुद से सोच के बताओ, बाकी इसमें तो आंसर बना हुआ है। तो इसमें कितनी, क्योंकि कितने पोल हैं, 1 2 और 3 पोल हैं। ओके, ये 1, ये 2 और ये 3 पोल है, तो 3+1 ROC होंगी। तो हमेशा जितने नंबर ऑफ पोल होते हैं तो पोल +1 आपकी ROCs होती हैं। ओके, हमेशा पोल +1 आपकी ROCs होती हैं। तो 4 पॉसिबल ROC होंगी। तो एक इस पोल के इधर, ओके, एक इन 2 पोल के बीच में, हमेशा 2 पोल के बीच में तो एक ROC होती है, ये ROC इनके बीच में और एक ROC इस पोल के इधर। तो 4 ROC होंगी, पॉसिबल ROCs हमारा जो भी होगा तो वो ये होगा। ये -3 है, ये आपका -1 है, ये 1 है, तो सिग्मा लेस देन -3 से -1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, और आपका सिग्मा ग्रेटर देन 1, तो 4 ROC होगी। तो हमेशा नंबर ऑफ पोल देखेंगे, 0 से मतलब नहीं है। लाइक दिस, इसके अंदर कितनी ROC है, सीधे सीधे दिख रहा है 2 पोल है, तो 3 ROC होंगी हमारी। ओके, तुरंत समझ में आना चाहिए। तो सिग्मा ग्रेटर देन -1, ये हमने वैल्यूज रखी -2 -1, तो एक तो ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, सिग्मा लेस देन -2, एक इनके बीच का रीजन हो गया। ओके, ये ROCs निकली। अब इसका हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है। हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करके इस तरीके से अलग हुआ। अब उसके बाद भी क्योंकि 3 ROC निकली तो 3 सॉल्यूशन निकलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। हर एक पर्टिकुलर ROC के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है। सिग्मा ग्रेटर देन -1, ये क्या है, राइट साइडेड है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है, तो हमारे आंसर में UT लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले टर्म तो इक्वल होंगे, 4 ये तो बराबर होंगे। क्यों, ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये चीज़ तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, इसमें थोड़ी चेंज आ रहा है। ओके, दूसरे केस में ROC मिडिल वाली है, स्ट्रिप टाइप है। स्ट्रिप टाइप में एक आपका ग्रेटर देन है साइन, एक लेस देन साइन है। तो लेस देन वाले के लिए आप क्या लिखेंगे, U(-t). ओके, और एक के लिए आप राइट हैंड साइड वर्ड के लिए क्या लिखेंगे, U(t). इस तरीके से जो भी आपका ग्राफ में होगा, ये -2 है, ये -1 है, जिस टर्म के साथ होगा उसको देखते हुए। ओके, तीसरे केस में क्या है, आपका लेफ्ट साइडेड है, तो आप दोनों टर्म के साथ U(-t) लिखेंगे। जैसे पहले केस में राइट साइडेड था या ग्रेटर देन था, तो दोनों के लिए U(t) से मल्टीप्लाई किया था। ओके, उसके बाद भी क्या बात हो रही है कि ये जो है, ये चीज़ सेम है तीनों केसेस में, ऊपर से नीचे तक ये सेम है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। x(t) एक्सेस हमें गिवन है, तो इसमें कितनी ROC होंगी, तो इसमें सीधे से देख के इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो 3 हमारी ROC होंगी, s² - 2s + 2। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। s(3) हमारा है, तो इसको हम इस तरीके से कुछ सॉल्व करते हैं कि ज़्यादा हमें पार्शियल फ्रैक्शन ना लगाना पड़े। s(3) को हम s(-1) और उसके संग जो भी निकलेगा, 4 निकला, वो बनाते हैं। तो ये s(-1) इसको हमने ऐसे बनाया, ये किसके इक्वल आया, s(-1) + 1 के इक्वल। तो s(-1) अपॉन s(-1) का स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, s/s² + 1 की तरह भी लिख सकते हैं, बस उस s में हमने शिफ्टिंग कर दी है। ओके, तो ये केस हमने पहला वाला टर्म तो आसान बना लिया अपने लिए, इस टर्म को तो आसान बना लिया। दूसरे टर्म में क्या है, केवल यही है। तो ये किस तरीके का टर्म निकल रहा है, ये आपका कुछ कॉस का निकलेगा। ओके, कॉस निकलेगा क्योंकि s अपॉन करके है, ये ओमेगा मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये साइन का टर्म निकलेगा। तो xt इज राइट साइडेड एंड ROC सिग्मा इज ग्रेटर देन 1, इससे हम निकालेंगे तो ROC हमारी सिग्मा ग्रेटर देन 1 के इक्वल आई। xt राइट साइडेड है, तो ये हमें देगा, क्या देगा, ये वाला cos t ut, और क्योंकि इसमें हमने शिफ्टिंग करी है s(-1), तो ये देगा e⁻t cos t ut। ut क्यों, क्योंकि राइट साइडेड है। और दूसरा वाला जो टर्म है ये हमें देगा sin t ut, इसमें भी शिफ्टिंग है, तो ये हमें e⁻t sin t ut। तो जो भी मतलब चीज़ें, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें लगी, जो भी सब कुछ कर करा के ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इन दोनों टर्म को हम ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं कॉजल LTI सिस्टम के बारे में। तो कोई भी LTI सिस्टम में, अभी तक हमने पर्टिकुलर ऐसा LTI सिस्टम नहीं बोला था। अगर LTI सिस्टम है तो t<0 के लिए उसका HT जो है इम्पल्स फंक्शन है, वो 0 होना चाहिए, तभी वो कॉजल होगा। For causal LTI system, ROC will be right side to the rightmost pole and but converse of the statement is not true। मतलब जो राइट मोस्ट पोल है, मान लो आपका -1 है, आपका ये -2 है, वेट अ मिनट, ये -2 है, ये -1 है, ये 1 है।
आपके 3 पोल गिवन है, आपको 3 पोल गिवन है, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपके राइट मोस्ट पोल के राइट में जो आरओसी होगी वो आपकी आरओसी होनी चाहिए। ओके, आरओसी विल बी राइट टू साइड टू द राइट मोस्ट पोल बट कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तब आपका सिस्टम क्या होगा, कॉजल होगा। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, अगर आप कोई ऐसी आरओसी को लेते हो जो आपके राइट मोस्ट के राइट में है तो जरूरी नहीं वो सिस्टम कॉजल हो। ओके, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई सिस्टम कॉजल है तो हम कह सकते हैं कि उसकी आरओसी सिर्फ और सिर्फ राइट मोस्ट पोल के राइट में ही एग्जिस्ट करेगी, जैसे कि ई रेज टू माइनस टी यू टी। अब यू टी की वजह से हमको दिख रहा है कि राइट मोस्ट साइड की आरओसी होगी, और ई रेज टू माइनस टू टी है तो हमारा सिग्मा ग्रेटर देन टू टी, ग्रेटर देन क्योंकि यू टी की वजह से। अब एक ही पोल है और उसी के राइट में है तो हमारा सिस्टम कॉजल हो गया। ओके, ई रेज टू माइनस टू टी प्लस वन ऑफ इंटू यू ऑफ टी प्लस वन, क्योंकि यू ऑफ टी प्लस वन हिसाब चल रहा है तो राइट साइड में तो होगा, लेकिन यहां से देखते हैं। अच्छा, यहां हमने क्या किया है, ऊपर वाले केस में ही शिफ्टिंग करती है, तो ये लेकिन क्या होगा, ये नॉन कॉजल होगा। आरओसी तो चेंज नहीं होगी पर इसको जब चेक करेंगे नॉन कॉजल होगा। आरओसी इसी सेम आरओसी के लिए ये कॉजल है और ये नॉन कॉजल है, तो ये हमने जो ऊपर स्टेटमेंट देखा था कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो ये प्रूफ हो गया कि सेम उसी आरओसी के लिए। ये जरूरी नहीं है कि अब इसी आरओसी को हम ले लें तो हमें नॉन मतलब कॉजल ही मिले, लेकिन ये कॉजल था इसलिए ऐसी आरओसी मिली थी। एस टी लेते हैं, एस टी इजकल टू सी, आरओसी हमारा है सिग्मा ग्रेटर देन 1 के इक्वल, तो एक्स टी हमारा ई रेज टू माइनस टी यू टी के हिसाब से दिया है। अब ये जो सिग्नल है ये आपको दिख रहा है ये स्टेबल है क्योंकि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। सेम टाइम पे ई रेज टू टी इंटू यू टी हैं दोनों राइट साइडेड सिग्नल, ओके हैं दोनों यू टी की वजह से, ये इन्फिनाइट को कर रहा है अटेन, तो ये हमारा नॉन स्टेबल है। अब कॉजलिटी के बारे में क्या बोलेंगे, या कॉजलिटी हमने ऊपर देखा, हम स्टेबिलिटी के बारे में देख रहे हैं, तो स्टेबिलिटी के बारे में मेन चीज़ क्या निकल के आई, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए पहली बात। इसका एच एस निकालेंगे तो आएगा 1/s+1, ओके, मतलब ट्रांसफर फंक्शन इस एस टी का। ओके, इसका निकालेंगे तो 1/s-1, अब -1 मतलब 1 के इधर राइट साइड में, -1 मतलब s+1 मतलब माइनस के राइट साइड में, तो ये आर ओ सी, देन एल टी एस सिस्टम इज अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई, एक जो टर्म हम स्टेटमेंट लिखते थे जो नीचे भी लिखेंगे कि हमें हमेशा जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए हमारा आरओसी का ग्राफ। ओके, जो आरओसी हम बना रहे हैं अगर उसमें ये जे ओमेगा एक्सिस है जैसा कि इसमें है तो सिस्टम स्टेबल होगा, एल्स अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नहीं था, इसमें हमारा जे ओमेगा एक्सिस नहीं था आरओसी के अंदर, आरओसी इधर है। तो स्टेबिलिटी, नॉन स्टेबिलिटी, अनस्टेबल भी क्लियर हुआ, जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होनी चाहिए। All poles should lie in LHS of S plane for LTI system to be causal, okay, and finally stable like in 3 and 4। तो सारे के सारे पोल जो हैं वो कहाँ लाई करने चाहिए, LHS of S plane for LTI system to be causal, LTI सिस्टम के causal होने के लिए और फाइनली स्टेबल होने के लिए लेफ्ट साइड में LHS of S plane के लेफ्ट में लाई करनी चाहिए। LHS जो मतलब पोल के इधर लेफ्ट में लाई कर रहा है और उसकी आरओसी राइट साइडेड है, जब लेफ्ट में लाई करेगा जे ओमेगा एक्सिस के और उसकी राइट साइड होगी तभी तो जे ओमेगा इंक्लूड होगा। अब ये राइट में लाई कर रहा था पोल, ओके, तो इसकी आरओसी तो इससे और ज़्यादा उधर भाग गई तो जे ओमेगा इंक्लूड ही नहीं हो पाई। तो कॉजल एंड स्टेबल दोनों होने के लिए ये कंडीशन है कि आपका एलएचएस ऑफ एस प्लेन में लाई करना चाहिए। ओके, ये कंडीशन है, एलएचएस ऑफ एस प्लेन बोलो या कि इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस बोलो, दोनों एक ही बात है लगभग। ओके, लाइक एग्जाम्पल 4 जो ऊपर था इसमें राइट हैंड साइड में राइट प्लेन में लाई कर रहा था। अब जब कॉजल पढ़ा तो एंटी कॉजल भी पढ़ते हैं। अगर आपका एच ऑफ टी इजकल टू 0 है, टी ग्रेटर देन 0 के लिए, हमने ऊपर पढ़ा था टी लेस देन 0 के लिए, तो आपका वो सिस्टम एंटी कॉजल होगा। ओके, एंटी कॉजल क्या है, एक होता है कॉजल, एक होता है नॉन कॉजल, नॉन कॉजल का सब केस होता है एंटी कॉजल। फॉर एंटी कॉजल एलटीआई सिस्टम आरओसी विल बी लेफ्ट साइड टू द लेफ्ट मोस्ट पोल ऑफ बट कन्वर्स, ठीक है, तो जो चीज़ उसके लिए पड़ी थी कि राइट मोस्ट पोल के राइट साइड में होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइड में आपकी आरओसी होनी चाहिए, तो आपका वो सिस्टम क्या होगा, एंटी कॉजल होगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लेकिन इसका कन्वर्स टू नहीं है। अगर ऐसा है और फिर हम कह रहे हैं कि वो सिस्टम नॉन कॉजल है तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं ये माइनस ई रेज टू टी इंटू यू ऑफ माइनस टी, ये जीरो को तो अटेन कर रहा है तो स्टेबल तो होगा, स्टेबल होगा, वो दिख भी गया, जी ओमेगा एक्सिस इंक्लूड है। तो ये हमारा क्या है, एस डी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ये तो ठीक है। आर ओ सी इसकी क्या है, सिग्मा लेस देन 1, तो लेस देन 1 है तो ये एंटी कॉजल है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड पोल, अब पोल तो एक ही है, अब वो लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड को तुम क्या देखोगे, जब 3-4 पोल नहीं है तो सबसे लेफ्ट में क्या है, जो है वही लेफ्ट में। अब उस लेफ्ट के भी लेफ्ट में हमारी आर ओ सी जा रही है तो वो क्या करेगी, जी ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर लेगी। ओके, और लेफ्ट प्लेन में हमारे ये क्या है, लेफ्ट प्लेन में पोल लाई कर रहा है, मेन चीज़ ये है। अब यहाँ तो स्टेबल होगा, और सॉरी राइट प्लेन में लाई कर रहा है, राइट प्लेन में लाई कर रहा है तो हमारा वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि राइट प्लेन में लाई कर रहा है। तो अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो आर ओ सी सिग्मा लेस देन -1 है, तो पोल तो एक ही है तो वो लेफ्ट हैंड साइड तो होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट में लाई कर रहा है, लेकिन वो लाई कहाँ कर रहा है, लेफ्ट प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये तो ठीक है, एंटी कॉजल तो हो गया, एंटी कॉजल तो हो गया क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट में लाई कर रहा है आरओसी, लेकिन वो जो खुद जो पोल है वो लेफ्ट प्लेन में लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए ये अनस्टेबल सिस्टम होगा। इनके जो एच एस होंगे वो ये होंगे 1/s-1 1/s+1। तो पोल्स कैन ऑलवेज इन आरएचएस, पोल्स आरएचएस में होने चाहिए तो स्टेबल होगा। ओके, पोल्स कैन बी लेफ्ट ऑल्सो समटाइम्स एच एस। ओके, पोल कैन बी लेफ्ट भी हो सकते हैं कभी कभी। तो ये तो इस पर डिपेंड करता है, अगर पोल लेफ्ट में है तो उसकी आरओसी राइट साइड को खींचनी चाहिए तो आपका जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर लेगा। अगर पोल राइट में है तो उसकी आरओसी लेफ्ट साइड को खींचनी चाहिए तो आपको जे ओमेगा, मेन चीज़ क्या है स्टेबिलिटी के लिए, तो जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए, जे ओमेगा एक्सिस मेन चीज़ ये है। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एंटी कॉजल एलटीआई सिस्टम पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन शुड लाई इन द आरएचएस ऑफ एस प्लेन। क्यों एंटी कॉजल में क्या चीज़ है, एंटी कॉजल का ये वाला केस है। एंटी कॉजल जो होता है उसके पोल, उसकी मतलब क्या है, जो भी जहाँ भी पोल होता है उसके लेफ्ट में उसकी आरओसी जाती है। अब लेफ्ट में जाने के लिए अगर तुम इधर रख दोगे, इसके लेफ्ट में कर दोगे तो जे ओमेगा को इंक्लूड नहीं करेगा। तो एंटी कॉजल सिस्टम के स्टेबल होने के लिए उसके पोल राइट हैंड साइड में होने चाहिए एस प्लेन के, या राइट हैंड प्लेन में होने चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट। और आते हैं आगे, एलटीआई सिस्टम उसका एसटी स्टेबल है हमें दिया है, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिप टाइप की। आरओसी हमको कुछ इस तरीके की दी है स्ट्रिप, तो क्या है, राइट हैंड जो पोल है, राइट हैंड वाला 2 है तो इसके राइट साइड में है, राइट ऑफ राइट मोस्ट, और ऑल्सो जियोमेगा इज लाइंग, इसमें जियोमेगा भी वो कर रही है, ठीक है। और लेफ्ट ऑफ लेफ्ट मोस्ट, तो लेफ्ट मोस्ट पोल कौन सा है, -1, इसके लेफ्ट में और राइट के राइट में। तो स्ट्रिप सो एस टी इज बोथ साइडेड नॉन कॉजल सिस्टम, ये नॉन कॉजल सिस्टम है, लेकिन क्योंकि ये कैसा सिस्टम है, एंटी कॉजल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एंटी कॉजल नहीं है, ये नॉन कॉजल सिस्टम है। नॉन कॉजल का केस हमने नहीं पढ़ा था, तो जो भी स्ट्रिप टाइप के सिस्टम होते हैं वो हमारे नॉन कॉजल बन रहे हैं। ओके, नॉन कॉजल हुए, बट ये एंटी कॉजल नहीं है। और दूसरी चीज़, जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड हो रही है, जो भी हमने ये कंडीशन लिखी थी, इसकी वजह से क्या है, ये स्टेबल है, दिस इज स्टेबल नॉन कॉजल सिस्टम। कंसिडर अ कंटिन्यूस टाइम, और जितने भी नॉन कॉजल और एंटी कॉजल सिस्टम होते हैं प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट नहीं, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो केवल कॉजल सिस्टम ही एग्जिस्ट करते हैं। कंसिडर अ कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम वोज इनपुट एक्सटी एंड आउटपुट बाई टी एज रेटेड बाई द इसलेशन। तो इस तरीके क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। तो एक्स टी बाई टी कुछ इस तरीके से है, हमें एस टी निकालना है, सिस्टम कॉजल है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, और नीदर स्टेबल नॉन कॉजल ये बताना है। तो इसको हम उसको जिस तरीके से लिखेंगे एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई एस, और इसको लिखेंगे तो -2y(s) और एक्स। यहाँ पे क्या किया हमने, जीरो इनिशियल कंडीशन, और यहाँ पे हमने बायलेटरल और यूनिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं डाला। तो जो एक टर्म था, जैसे 1 2 3, तो 3 टर्म के लिए 3 ही हमारे एक्सप्रेशन, मतलब ये टर्म आए हैं इधर जब हमने लाप्लास ले लिया।
इससे सॉल्व करेंगे तो वाई एस अपॉन एक्स एस ये कुछ इस तरीके से आ गया, जिसमें हमारे दो पोल आए, ये -1 एंड 2। ओके, इनको करेंगे तो -1 एंड 2 इस तरीके से आया। तो इनका इन्वर्स लेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, पार्शियल का इन्वर्स लेंगे। अब क्योंकि ये दो पोल आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी तो ये है कि 3 आरओसी हो सकती हैं। 2 आरओसी तो ये हो गई और एक आरओसी इनके बीच में हो गई। 3 डिफरेंट आरओसीज की पॉसिबिलिटी है। तो 3 डिफरेंट आरओसी के लिए 3 अलग अलग केस ही हमको मिलेंगे। तो व्हेन द सिस्टम इज कॉजल, जब सिस्टम कॉजल होगा तो कॉजल के लिए क्या होता था, राइट हैंड पोल के राइट साइड में जब आपकी आरओसी है तो ये वाला सिस्टम आपका कॉजल है। फिर लेफ्ट के लेफ्ट साइड में तो ये आपका एंटी कॉजल होगा और ये आपका नॉन कॉजल होगा, बीच वाला। ओके, अब किस वाले केस में जे ओमेगा इंक्लूड हो रही है, केवल बीच वाले में। तो नॉन कॉजल वाला केस आपका स्टेबल होगा, बाकी आपके अनस्टेबल होंगे, क्योंकि इन दोनों केस में जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं हो रही है। तो केवल आरओसी को देख के, पोलर प्लॉट को देख के, जे ओमेगा एक्सिस, सिग्मा जे ओमेगा एक्सिस के प्लॉट को देख के आप पूरा बता सकते हैं। तो व्हेन द सिस्टम इज कॉजल तो आपका एस टी राइट साइडेड, तो आप ये निकाल सकते हैं राइट साइडेड है। ओके, राइट साइडेड है तो उससे क्या है, यूटी लिखेंगे दोनों के इनवर्स लाप्लास में। व्हेन द सिस्टम इज स्टेबल, जब स्ट्रिप टाइप का है और स्टेबल है, और ये क्या है, नॉन कॉजल भी है स्टेबल के साथ में, तो उसमें आपका ये तो ये वाला जो टर्म होगा ये आपका यूटी बनेगा, और ये वाला एक यूटी बनता है, एक यू ऑफ माइनस टी बनता है, ये यू ऑफ माइनस टी बना। तो इससे एच एस कुछ ऐसा आ गया, जिसमें कि एच एस में ये राइट साइडेड था, ये लेफ्ट साइडेड था। जो भी आपका पोल है, ये -1 है, ये राइट साइडेड है, और ये 2 वाला लेफ्ट साइडेड है। और अब बात कर रहे हैं जब तीसरे केस की, जो कि एंटी कॉजल है और अनस्टेबल है। तो जहां नाइदर स्टेबल है नॉर कॉजल है, ये वाला केस है, इसमें लेफ्ट साइडेड ही है, तो दोनों के संग यू ऑफ माइनस टी लिखेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो पहला वाला टर्म है, ये जो टर्म है ये सेम है तीनों केसेस के लिए, केवल यू ऑफ टी, यू ऑफ माइनस टी ये बदलता है। वो क्यों बदलता है, राइट साइडेड है लेफ्ट साइडेड होने की वजह से बदलता है। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन If a differential equation of system is given along with ROC, then we comment about causality of the system. अगर ROC के साथ हमें differential equation दी है तो हम उसको सॉल्व करके पोल निकाल के ROC के बारे में, मतलब कॉजलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ROC। अब दो तरीके के रेस्पॉन्स होते हैं, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। तो इट इज़ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। तो इसके नाम से यहाँ पे इनपुट जीरो हो गया, तो जो आउटपुट मिल रहा है क्यों मिल रहा है, ड्यू टू इनिशियल कंडीशन की वजह से। ओके, यहाँ पे जीरो स्टेट, अच्छा आउटपुट तो एक बार जीरो हो चुका था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन जीरो कर देंगे। तो एक बार अगर इनिशियल कंडीशन जीरो है तो हम क्या कहते हैं, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स मिलता है हमको। ओके, और जब इनपुट जीरो है तो हमें जो आउटपुट मिलता है किसकी वजह से मिलता है, इनिशियल कंडीशंस की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। तो मैं सेम ही कर देता हूँ, मैं जो जीरो वाले हैं सिस्टम इनपुट उनको मार्क करता हूँ। तो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स मतलब सिस्टम इनपुट इज जीरो, और जीरो स्टेट रेस्पॉन्स मतलब इनिशियल कंडीशन इज जीरो। तो अब कुछ हमारा ये सिग्नल है, एक्स टी इजकल टू ए नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। एक्स टी हमने एल टी एस सिस्टम में डाला है, जिसका एस टी एक रियल सिग्नल है, इम्पल्स फंक्शन। यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन, ओके, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको आप तभी यूज करें जब आपका इम्पल्स फंक्शन क्या हो, रियल हो। ओके, इम्पल्स फंक्शन आपका रियल हो तभी यूज करें। तो वाई टी अगर आप इसका कर रहे हैं एक्स टी, इसका वाई टी निकालना चाह रहे हैं, तो ए नॉट मॉड ऑफ एच ओमेगा नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे ए नॉट में तो आपने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया मॉड, यहाँ पे आपने फेज मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक्स टी है, इसका वाई टी आप अगर निकाल लें एल टी एस सिस्टम की मदद से, वो तभी ये फॉर्मूला लगाएं जब एच टी एक रियल सिग्नल है। तो ये याद रखें। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, कंसीडर अ कंटिन्यूस टाइम इनपुट सिस्टम वोज इनपुट एक्स टी एंड आउटपुट वाई टी आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स टी हमको दिया हुआ है, एक्स टी हमको दिया हुआ है, और क्या कह रहा है, इनिशियल कंडीशन दी है दो। तो यहाँ पे जब इनिशियल कंडीशन है तो यहाँ पे यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, जिससे हमें ये कंडीशन भी हमारे स्टेटमेंट में आए। हमें जेड आई आर निकालना है और जेड एस आर निकालना है। ओके, और तीसरा टोटल रेस्पॉन्स निकालना है। टोटल रेस्पॉन्स इज सम ऑफ जेड आई आर एंड जेड एस आर। ओके, टोटल रेस्पॉन्स ये होता है। तो इसमें हम यूएलटी लगाएंगे,
ड्यूअलिटी लगाएंगे तो जो पहला d2x/dy2 वाला उसमें 3 टर्म आएंगे, एस स्क्वायर वाई एस इंटू वाई जीरो नेगेटिव और माइनस वाई डैश जीरो नेगेटिव। अब ये इसमें 2 टर्म आएंगे और ये सिंगल टर्म आएगा। तो इसमें क्या होगा, जब हम पहला निकाल लें जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, जब इनपुट जीरो है मतलब जब इनपुट जीरो है तो हम किसकी वजह से निकालेंगे अपना आंसर, हम निकालेंगे किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इनिशियल कंडीशन की वजह से, जब इनपुट जीरो है तो इनिशियल कंडीशन की वजह से आंसर निकालेंगे। तो इनिशियल कंडीशन को इस केस में हम रखेंगे, तो ये जो वैल्यू रख के हमारा वाई एस पूरा ऐसा आया, ये वाई एस ऐसा आया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग किया तो हमारा आंसर कुछ ये आया। जब हमें गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, यूटी लेना है। जब हमें गिवन नहीं है तो आर इसी को राइट साइडेड मान लेना है। ओके, अब दूसरा जीरो स्टेट रेस्पॉन्स की बात करेंगे। जीरो स्टेट रेस्पॉन्स की बात करेंगे तो सारी की सारी इनिशियल कंडीशन को हम जीरो कर देंगे और तब सॉल्व करेंगे सारी की सारी इनिशियल कंडीशन को जीरो करके। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा तो वो इस तरीके का 3 टर्म में आएगा। और टोटल रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे कि पहले बताया था, टोटल रिस्पॉन्स इज सम ऑफ ZIR और ZSR। अब बात करते हैं फिल्टर्स की, कि हम एनालॉग फिल्टर जो होते हैं जो कि कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में या फिर हम एनालॉग सर्किट सब्जेक्ट में भी देखते हैं, तो उनको पहचानते कैसे हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं एनालॉग फिल्टर की। तो टाइप ये है, ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन एट एस इक्वल टू जीरो। एस इक्वल टू जीरो पे जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है वो उसको हम लो पास या लो फिल्टर बोलते हैं। सिमिलरली एस इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो होता है हमारा, उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी या हाई फिल्टर मतलब बोलते हैं। हाई फिल्टर तो जो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा हाई वो होगा, तो ये लो फ्रिक्वेंसी, ये हाई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ये डिफरेंस है, ये लो फ्रिक्वेंसी। तो बैंड पास फिल्टर जो होता है तो वो ना तो इसको पास करता है ना तो इसको पास करता है, वो दोनों मतलब ना लो को लो पे भी जीरो है और हाई पे भी जीरो है, मतलब पूरे के पूरे बैंड को पास करता है। ओके, लो पास फिल्टर क्या है, मतलब ये इससे समझते हैं, लो पास फिल्टर में क्या है कि जो हमारा इस पे मौजूद है, जीरो पे मौजूद है, उसको पास कर दिया इसने, लो, इसका नाम है लो पास फिल्टर। तो वहां पे ये जीरो होगा ट्रांसफर फंक्शन, बाकी सब जगह नॉन जीरो होगा क्योंकि इसको पास कर रहा है। ओके, इसको पास कर रहा है इसलिए नॉन जीरो होगा, बाकी सब जगह जीरो होगा, बाकी सब जगह जीरो होगा। तो सिमिलरली क्योंकि ये बाकी सब जगह जीरो है तो ये सब जगह ही जीरो है, तो केवल एक बैंड को, पूरे पूरे बैंड को पास करेगा। हाई पास फिल्टर क्या है, हाई पास फिल्टर हाई वाली फ्रिक्वेंसी को करता है, तो ये यहाँ पे नॉन जीरो होता है और यहाँ पे बाकी लो पास पे जीरो होता है। तो जहाँ पे नॉन जीरो चीज़ है वो उसको पास कर रहा है। ओके, ये हाई पास फिल्टर है। बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर या नॉच फिल्टर, ये बैंड को रिजेक्ट करता है, पास नहीं करने देता। तो ये दोनों ही केस में ये हमारा नॉन जीरो आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली ऑल पास फिल्टर भी यही करता है। ऑल पास फिल्टर के लिए तो दोनों नॉन जीरो होंगे क्योंकि इसको सब कुछ पास करना है। ओके, तो ये इनकी और इन अंदर की केसेस क्या कह रहा है, इन ऑल पास फिल्टर पोल विल बी मिरर इमेज ऑफ जीरो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है पहचानने की, क्यों, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ केस में क्या है, सेम है लगभग। फोर्थ और फिफ्थ केस में जो कंडीशन है नॉट इक्वल टू जीरो, हमारा लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी सेम है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कंडीशन ये निकल के आएगी, ऑल पास फिल्टर में पोल विल बी मिरर इमेज ऑफ जीरो। पोल और जीरो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ओके, और ट्रांसफर फंक्शन से हम एच ऑफ ओमेगा तक कैसे पहुंचेंगे, एस को जे ओमेगा रखेंगे। और ये इसके केस में, ये हमारा बैंड स्टॉप के केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ओके, पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा, तो ये इसके केस में कांस्टेंट होगा, इसके केस में कांस्टेंट होगा, इसके केस में नॉट कांस्टेंट होगा। तो ये 2-3 चीज़ें निकल के हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये बैंड स्टॉप फिल्टर है कि ऑल पास फिल्टर है। अब चेक करके बताना है कि कैसे फिल्टर है। 1/s+2, तो s को इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो आ रहा है, वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, s इक्वल टू जीरो पे, इसका मतलब ये लो पास फिल्टर है। अब s इन्फिनिटी रखेंगे, s जीरो रखेंगे इसके अंदर, तो ये वैल्यू कहाँ दे रहा है, s इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो ये हाई पास फिल्टर है। यहाँ तो दिक्कत कोई थी ही नहीं। ओके, एक पे जीरो दे रहा था एक पे नहीं, अगर दोनों जीरो देता तो पहला वाला बैंड पास फिल्टर हो जाता। अब इसके केस में s इक्वल टू इन्फिनिटी और s इक्वल टू जीरो दोनों पे वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही इसके केस में दोनों पे s इक्वल टू इन्फिनिटी दोनों पे वैल्यू दे रहा है। तो ये इसके क्या केस है, बैंड स्टॉप फिल्टर हो सकता है, ऑल पास फिल्टर हो सकता है। वो कैसे चेक करेंगे, इसके पोल और जीरो निकालेंगे।
ओके, तो ये ऊपर वाला केस है, इसके पोल और जीरो जब निकाले तो ये इस ऊपर वाले केस के पोल हैं और ये जीरो है। क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं जीरो और पोल? तो आंसर है नहीं। इसकी वजह से ये हमारा कैसा हो गया, बैंड स्टॉप फिल्टर, जो सबसे लास्ट में था। अब इसका इस वाले फिर फोर्थ वाले केस का निकालते हैं। ओके, फोर्थ वाले का ये इसके पोल निकाले और ये इसके जीरो निकाले। क्या ये दो एक दूसरे के मिरर हैं? हाँ, ये मिरर है, इसलिए ये ऑल पास फिल्टर हो गया। अब कुछ देखते हैं, उसी वाली जो टेबल देखी थी उसको कंप्लीट करते हुए एक बार फिर से लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सब इंपॉर्टेंट सिग्नल। तो डेल टी का लाप्लास होता है हमारा 1, यू टी का 1/s, माइनस यू ऑफ माइनस टी का भी 1/s होता है। लेकिन यहाँ तो हमारी क्योंकि यू टी है तो ग्रेटर देन जीरो, इसका ये लेस देन जीरो हो जाती है हमारी आर ओ सी की कंडीशन। ठीक है, आर ओ सी बदल गई। ई रेस टू माइनस ए टी यू टी, क्योंकि यू टी है तो ये ग्रेटर देन का साइन आएगा। ऐसे ही ये u माइनस टी है, ये माइनस टी है तो ये लेस देन का साइन था, लेस देन का हो गया। क्योंकि यहाँ पे a मौजूद है तो a से ग्रेटर देन होगा, माइनस a से होगा क्योंकि माइनस a मौजूद है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका आंसर 1/s प्लस है, 1/s प्लस है। तो लाप्लास तो सेम है पर आरओसी अलग है, क्योंकि हर चीज़ यूनिक होती है, हर सिग्नल का लाप्लास यूनिक होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सेम है, ये दोनों यूनिक हैं। क्यों? लाप्लास ट्रांसफॉर्म विदाउट आर ओ सी इज इनकम्प्लीट, तो बिना आर ओ सी के तो लाप्लास इनकम्प्लीट है, तो हम ये नहीं कह सकते ये दोनों सेम है। बाकी ये पहले देख ही चुके थे। यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी ख़त्म होता है।